सादर प्रणाम। आज उत्साह, उमंग, उत्साहित होने का दिन है। आज दिन है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडेशन लेक्चर सीरीज का आज दूसरा दिन। हर्षित, आवाज नहीं आ रही है। कल उद्घाटन समारोह में जब हम लोग आवाज नहीं आ रही है, पद्मश्री राम बहादुर राय जी को सुन रहे थे, जिस विराटता और व्यापकता के साथ, जिस वैभव के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय और महामना के पुनीत कार्यों का वर्णन उन्होंने किया, निश्चित तौर पे वह हम सबको, आपको भाव विभोर करने वाला था। ज्ञानवर्धन हुआ और आज उस कड़ी में दूसरे दिन हम एक ऐसी विदुषी के साथ जुड़े हुए हैं जिनका संसर्ग, जिनका संपर्क हमको, आपको जीवन में बहुत कुछ करने की प्रेरणा देता है। आपका जीवन, मैं यूं कहूं कि एक प्रेरणा की किताब है तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वह सपना देखेंगी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैभव स्वरूप का वह दर्शन कर पाएंगी। आपको देखना, आपके प्रज्ञा चक्षु से मैं महामना को देखने जैसा अनुभव करना है। आप प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी न सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की प्राचार्या रही, बल्कि एक चिकित्सक भी रही, और खास करके बाल रूप चिकित्सक रही। तो बचपन के दिनों और बचपने से कितना प्रेम होगा इसका अंदाजा हम सहज लगा सकते हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को शैशवावस्था से लेकर के आज जिस उमंग और उत्साह के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में अपनी आभा और छटा बिखेर रहा है, उसकी आप चश्मदीद। पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में महामना को किसी ने देखा, महामना का संसर्ग मिला, महामना के संपर्क में परवरिश हुई, और फिर उसी संस्कारों और आदर्शों और प्रतिमानों के साथ अपना जीवन यापन कर समाज को एक नई दृष्टि और संदेश प्रदान कर रहा है आज 2021 में। तो निश्चित तौर पे हम आज पूरी दुनिया में अगर ऐसे लोगों की तलाश करें तो उंगलियों पे गिन सकते हैं। गिने चुने लोग बचे हुए, उन बचे हुए लोगों में आज हमारे लिए प्रेरणा की तरह, एक प्रकाश पुंज की तरह हमारे सामने विदुषी प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला मैम बैठी हुई हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूरा छात्र प्रकोष्ठ की चेयरपर्सन, हमारी अध्यक्षा, जिनकी प्रेरणा से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, प्रोफेसर सुशीला सिंह मैडम। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उन सभी पुरातन गौरवों, जिनकी यश कीर्ति, जिनकी आभा से काशी हिंदू विश्वविद्यालय नित्य नवीन और नित्य प्रतिदिन गौरवान्वित हो रहा है, जिन्होंने यह अवसर प्रदान किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के केंद्र के तौर पर स्थापित हो पाए। मैं बड़ी विनम्रता के साथ प्रोफेसर सुशीला सिंह मैडम से निवेदन करता हूं कि आप प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला मैडम, जिनके साथ आपको काम करने का अवसर मिला, यह भी एक बड़ा सौभाग्य है। हम लोग जब अभी सुबह आए और हमारी बातचीत हो रही थी तो मैम ने कहा कि वो हमारी बहुत अच्छी कलीग रही। तुरंत बाद फिर कहा, कलीग सिर्फ महिला महाविद्यालय में रही, वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, वो हमारी वह महिला शक्ति है जिनके बूते हमने महिला महाविद्यालय में बहुत कुछ करने का सपना देखा। मुझे तब विवेकानंद याद आ रहे थे, जब विवेकानंद ने कहा था कि कुछ हमें 10-12 नौजवान मिल जाए और हम हिंदुस्तान को क्या बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला मैडम की दृष्टि भी कहीं वही थी कि उन्होंने यह कहा कि जब हमें विदुषी प्रोफेसर सुशीला सिंह जैसी कुछ महिलाएं मिल जाएं तो निश्चित तौर पे न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत बुनियाद खड़ी होगी, बल्कि महिला महाविद्यालय जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक प्रवेश द्वार के बाद स्थित है, उसको हम कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए, एक अवसर है मैम को सुनने का। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्षा पूरा छात्र प्रकोष्ठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुशीला सिंह मैडम से कि आप मैम का स्वागत उद्बोधन कर। प्रणाम मैडम, चरण जी।
आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम। मैं आज प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी को अपने सम्मुख देखकर आज के दिन ऐसा लग रहा है कि महामना का स्पर्श हम सब लोगों को, विश्वविद्यालय के पूरे परिवार को पहुंच रहा है। मैडम प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी हमारे लिए न केवल एक प्रेरणा रही हैं, एक जिसको आप कह सकते हैं रोल मॉडल रही हैं। इनको हम जब देखते थे विमेंस कॉलेज में, मैं उस समय प्रोफेसर सरोजनी वार्ष्णेय जी प्राचार्य थी, जब हमने 1977 में विमेंस कॉलेज में पढ़ाने का मुझे मौका मिला और मैडम को देखा, तो देखा इसके पहले भी था, क्योंकि ज्ञात होगा कि जब महिला महाविद्यालय सारे इम्तहान होते थे, एमए के भी इम्तहान आज के शायद युवा शिक्षकों को और छात्रों को, छात्राओं को ज्ञात नहीं होगा। जितने एमए की परीक्षाएं होती थी लड़कियों की, वो सब महिला महाविद्यालय में ही होती थी। तो जब मैंने अध्यापन कार्य शुरू किया था 65 में, तब से वहां जाने का मौका मिलता था, कभी इन्विजिलेटर होकर या कभी ऐसे। तो मैडम से साक्षात्कार होता था, देखती थी, दूर से देखती थी, और क्या दैदीप्यमान व्यक्तित्व हमारी प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी का रहा। आज जो भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अपना स्थान है, क्योंकि महिला महाविद्यालय की स्थापना महामना के सपनों का एक संसार था। विश्वविद्यालय स्थापना वो 1916 में कर रहे थे। उसी समय, उसके पहले से ही महिला शिक्षा की परिकल्पना उनके मानस में थी। और हम ये कहते हैं कि महिला महाविद्यालय बाद में बना, लेकिन उनकी इच्छा थी और थोड़ा समय लगा। मैडम बताएंगी, आप ही से सुन के ये सब जाना है कि उन्होंने प्रवेश द्वार पर ही स्त्री शिक्षा का वो संस्थान स्थापित किया, और वहीं इस प्रवेश द्वार से ही उन्होंने कहा कि बाहर से जो छात्राएं आएंगी उनको बहुत अंदर ना जाना पड़े, और वहां से सिंबल के रूप में, और जितने भी पहले एडमिशन होते थे, मैडम ने बताया होगा कि जितने विभाग थे सभी में जो महिला छात्राएं होती थी, जो हमारी छात्राएं होती थी, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए विभागों के अध्यापक आकर यही महिला विद्यालय में ही, महाविद्यालय में ही क्लास लेते थे। तो कोई कहीं भी एडमिशन होता था, कक्षाएं स्वस्ति कुंज जो बन के शायद 1924 में ही तैयार हो गया था, और वहीं एक रेजिडेंशियल कल्पना, जो कल पद्मश्री राज साहब बता रहे थे कि उस रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कैंपस की कल्पना महामना के मानस में थी, क्योंकि वो गुरुकुल की कल्पना थी कि छात्र छात्राएं वहीं शिक्षकों के सानिध्य में रहें और उनसे आगे सीखें, जीवन निर्माण और एक मनुष्य निर्माण की जो परिकल्पना थी वो साकार हो। तो जब मैंने प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी को देखा और उनके साथ काम करने का मौका मिला एक सहयोगी के रूप में, तो मुझे लगा, मैं हमेशा कहती थी कि मैडम को देख के लगता है कभी धीमे तो चलती नहीं थी, हम लोग वो चलती थी इतनी तीव्र गति से, हमको उनके दौड़ना पड़ता था। तो जैसा वो तेज चलती थी उसी तरह वो काम करती थी, और वो स्वरूप मेरे आंख के सामने आज भी वही मैडम उसी स्फूर्ति से, उसी जिसको वाइटलिटी कहते हैं, जिसको
तेज जिसको कह सकते हैं, वो तेज एक उनसे व्याप्त होता था। और आज जो महिला महाविद्यालय में आप देख रहे हैं कि एमएससी की एमएससी की कक्षाएं चल रही हैं, वहां पर शोध हो रहे हैं, ये सबका योगदान हमारी बहुत ही आदरणीय माननीय प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी को ही जाता है, क्योंकि होम साइंस विभाग का आपने वहां पर न केवल उसका कंसेप्शन जिसको कहते हैं उसका प्रारूप तैयार किया, बल्कि उसको कार्यान्वित भी किया। और वो पहला विभाग बना जहां पर मास्टर्स की डिग्री या एमए इन होम साइंस, एमएससी इन होम साइंस की शिक्षा शुरू हुई। उस सिर्फ ऐसा नहीं था, उसके पहले शायद उस विषय के ही प्रसार में आज होम साइंस विज्ञान का एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी महत्वपूर्ण अंग बन गया है। उस जमाने में उसको गृह विज्ञान या डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता था। डोमेस्टिक साइंस से उस विषय की यात्रा, जो एकेडमिक यात्रा कहेंगे, जो डिसिप्लिनरी यात्रा कहेंगे, देश के परिप्रेक्ष्य में, सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं पूरे देश में इस विषय और कैसे उसमें मैडम, क्योंकि बहुत ही इनका अंतरराष्ट्रीय अनुभव रहा, इंग्लैंड में पढ़ी और बहुत सालों तक बाहर शिक्षण और शोध कार्य और भी बहुत कार्य में जो उसका उनके अनुभव का, जो उनके ज्ञान का जो संबल मिला, उससे होम साइंस आगे बढ़ा। न केवल होम साइंस, पूरा महिला महाविद्यालय। आज हम जो कहते हैं, अगर मैडम का हम देखते हैं समय, उसको हम उसके बिना आज के विमेंस कॉलेज की कल्पना नहीं कर सकते, जो आज विमेंस कॉलेज है और आगे जाएगा। आपका था कि जैसे संस्थान हो, यहाँ और संस्थान है, उसी प्रकार महिला महाविद्यालय भी एक संस्थान बने। तो मैं आज बहुत ही सौभाग्य मानती हूँ अपना कि मैडम के समय में मुझे काम करने का मौका मिला और आपके ही समय में कई हॉस्टल्स का भी निर्माण हुआ। डायमंड जुबली जो मनाई गई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी आई, उस मंत्री थी और हमारे यहाँ की पूर्व छात्रा रही थी, उनको मैडम ने बुलाया था अपने यहाँ, और जो डायमंड जुबली छात्रावास जो बना वो उसी एक ईयरमार्क के रूप में बना। तो बहुत विस्तार हुआ, न केवल एकेडमिक लेवल पर, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर भी मैडम ने मार्ग प्रशस्त किया और उन्हीं के मार्ग को, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं का जो रास्ता बनाया हुआ था, उसी पर आगे जो भी आए, मैं तो बहुत ही अपने को मानती हूँ कि एक बहुत ही छोटा जिसको कहते हैं कि मेरा शायद योगदान होगा, लेकिन यही था, क्योंकि बचपन से महामना का पढ़ती थी, सुनती थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि मेरी एक कजन सिस्टर वहीं पढ़ती थी। तो हम जब 5th-6th क्लास में पढ़ते थे तो स्वस्ति कुंज में उनसे मिलने के लिए जाने का कभी कभी सौभाग्य होता था। अब तो वो यहाँ पर है नहीं, और यहाँ से वोकल म्यूजिक में ही उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में किया था, फिर वो विदेश चली गई। लेकिन जो साक्षात्कार हुआ तो ऐसा लगता था कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो अद्भुत संस्था है, तो शायद पढ़ने का मौका मिले। और मैडम जानती है, मैंने कई बार इस चीज का जिक्र किया, जिस गांव के परिवेश से हम आते हैं, जौनपुर से, वहाँ हमारे परिवार में लड़कियों को बाहर स्कूल कॉलेज में भेजा नहीं जाता था। मैं अपने क्षेत्र की मैडम इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूँ कि पहली ग्रेजुएट हुई 61 में इंटर करके
और 63 में बीए किया। तो ये सौभाग्य और मैडम जैसे सरीखे लोगों का ही आशीर्वाद रहा होगा, मैं ये मानती हूँ, तभी मैं आगे पढ़ पाई। तो और फिर सेवा का मौका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिला, और आपसे और आपके बाद जो भी प्राचार्य वहां पर हुई, उन लोगों ने सबने जो मैडम का सपना था, जो इनका प्रयास था, जो इनके समय में विस्तार शुरू हुआ, क्योंकि एक आइडिया देना, एक कॉन्सेप्ट देना कि ग्रेजुएट ही नहीं, क्योंकि कॉलेज की जो शुरुआत हुई थी वो वहां पर एडमिशन की परीक्षाएं होती थी, इंटरमीडिएट था। और जब राधा कृष्णन जी वाइस चांसलर हुए 1948 में, साइंस की शिक्षा तब महिला महाविद्यालय में शुरू हो पाई। और कौन नहीं आया वहां। 42 में 1942 में महात्मा गांधी, उसके बाद पंडित नेहरू, उसके बाद 1950 में जो ये मेन हॉल है जो कॉलेज का, उसमें उनका एक राधा कृष्णन जी का एक चित्र है, जिसके अनावरण के लिए उस तत्कालीन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पधारे थे। तो ये आप लोगों की ही कीर्ति है, आप लोगों का ही बनाया हुआ है, क्योंकि अगर हम पीछे नहीं देखेंगे तो आज जो शिक्षा का स्वरूप है, और आप देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा, स्कूल के लेवल से जो शिक्षा शुरू होती है, वो सारा का सारा परिकल्पना महामना से ही आती है। तो आज आपका स्वागत करते हुए पूरा छात्र प्रकोष्ठ की तरफ से और पूरा छात्र प्रकोष्ठ के जो बीएचयू कनेक्ट बना है उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर धीरेन्द्र राय जी की तरफ से और अलुमनाई सेल के सभी सदस्यों की तरफ से, कोर कमेटी के मेंबर्स की तरफ से, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से ये सौभाग्य है कि सामने आज मैडम बैठी हैं और हम आपको सुनने जा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पा रही हूँ, भाव विह्वल हो रही हूँ देख करके मैडम को। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मैडम स्वस्थ रहें और महामना की कड़ी जो है एकदम प्रत्यक्ष रूप से, जीवंत रूप में हम लोगों को उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे, और विशेषकर हमारे युवा छात्र छात्राओं। इस बार ये हुआ जब आया कि 105 वर्ष पूरे हुए इस विश्वविद्यालय के, तो 4 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक एक स्थापना व्याख्यान माला की परिकल्पना हुई। और इस लेक्चर में आपसे ये आपका हमारे सानिध्य में रहना, हमारे सम्मुख जुड़ जाना विश्वविद्यालय के लिए हमें लगता है कि इससे महत्वपूर्ण बात या सानिध्य हो नहीं सकती। मैडम एक बार पुनः पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, पूरा छात्र प्रकोष्ठ की तरफ से, बीएचयू कनेक्ट की तरफ से, जो अलुमनाई सेल के ही एक अंग के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, मैडम आपको जान के बहुत खुशी होगी कि कम से कम 1.5-2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और उसका पूरा का पूरा श्रेय अगर हम किसी को देते हैं तो डॉक्टर धीरेन्द्र राय और उनके युवा छात्रों को देते हैं। हर्षित आए हुए हैं, चंद्राली हैं। हमने पिछली बार, मैं कल भी ये बात कह रही थी, जब पद्मश्री राय साहब हमारे सम्मुख थे, तो किस प्रकार जब 2020 का जनवरी में जब हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय पूरा छात्रों का सम्मेलन किया था, उसमें हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर वीएम शुक्ला साहब भी शामिल हुए थे, और मैडम की तस्वीर उसमें साथ बैठे हुए मुझे आज भी याद आती है। 17-18 जनवरी को आप आए थे और आप दोनों का आशीर्वाद उस समय मिला था। तो उस समय एक अद्भुत, जिसको कहते हैं कि आभास हुआ। ऐसा नहीं कोई नई चीज थी, हमेशा से
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं तो जिस क्षेत्र में, देखिए मैडम इस बात को जानती, कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी कोने में, कोई ना कोई जैसे ही सुनता है कि बीएचयू से है, अरे कोई ना कोई बीएचयू की छात्र या बीएचयू की छात्रा आपको मिल जाएगी। तो उस समय मुझे ये आभास हुआ कि युवा शक्ति जो है, उनका आशीर्वाद उनको अगर मैडम शुक्ला जी का, अन्नपूर्णा जी सरीखे लोगों का उनको मिलता रहे, और विशेषकर आपसे मिलता रहे मैडम का आशीर्वाद उनको, तो वो पता नहीं कहाँ जाएंगे। पिछला पूरा का पूरा जो सम्मेलन हुआ उसमें युवा छात्रों ने, युवा शिक्षकों ने इतना योगदान दिया कि अपने में अद्भुत हुआ, और एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुआ। और जो बीएचयू कनेक्ट की बात शुरू हुई आज के दौर में, मैं मैडम से ये शेयर करना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर, मानव संसाधन मंत्रालय के स्तर पर आज जिस बीएचयू कनेक्ट की बात हो रही है मैडम, वो हम लोगों ने, हमारे कुलपति प्रोफेसर राकेश भट्टागर जी जब आए थे उसी समय एक उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, और ये परिकल्पना वहीं से हुई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और आज वो राष्ट्रीय नीति बन गई है कि अलुमनाई सेल के माध्यम से अलुमनाई को पूरी रूप से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में, उसके उन्नति में, बीएचयू ब्रांड बीएचयू बनाने की तरफ उनका योगदान लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः हमारी माननीय परम आदरणीय प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी का तहे दिल से बहुत ही स्वागत करती हूँ, और अपना सौभाग्य मानती हूँ कि इस समय आप हमारे सम्मुख हैं और आपको सभी छात्र छात्राएं देख पा रहे हैं, आपकी बात सुन पाएंगे कि महामना से जो आपने उनके सानिध्य से, कहते हैं ना जैसे छू गया, जो उनको जानता था, तो वो जीवंत रूप में आपने अपने सेवा काल में, अपने शिक्षण काल में एक चिकित्सक के रूप में, एक बहुत ही महती विदुषी शिक्षक के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में एक डिस्पेंसरी भी बनाई थी। मैडम शायद उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगी, आप ही की वजह से एक डिस्पेंसरी बनी थी, छात्र छात्राओं के लिए इतनी सुविधा जो क्रिएट हुई वो आपकी परिकल्पना से हुई, और उसी को थोड़ा बहुत बाकी बाद के लोगों ने किया। तो एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने हमारी पूरा छात्र प्रकोष्ठ की प्रार्थना स्वीकार करते हुए हमसे ये आज हमारे सामने आप हैं, आपको हम देख पा रहे हैं, और धीरेन्द्र जी को इसका हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं। और मैडम को एक बार पुनः प्रणाम। मैडम को सुनना चाहते हैं आगे आप मैडम, एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। ये एक सुखद अनुभव है कि जब हम अतीत के स्मृतियों के साथ होते हैं। मित्रों, अतीत में जाना सिर्फ पलायन करना नहीं, और अगर ऐसा होता तो इन अतीत की स्मृतियों के बहाने आज जिस तरीके से प्रोफेसर सुशीला मैडम ने प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी को देखा और भाव विह्वल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक तारतम्यता जो गंगा के पानी की तरह स्थिर, सब कुछ ठहरा हुआ, अचानक उसमें बहाव शुरू हुआ और वो फ्लुएंसी बनी हुई है, वो तारतम्य बनी हुई, बस ऐसा ही लग रहा था, और रुकने का नाम नहीं ले रहे। इससे आप सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन अतीत की स्मृतियों को जिसको उन्होंने अपने मानस में, मन मस्तिष्क में, अपने हृदय में संजोया है, वह कभी भी आपके हृदय तंत्रियों को झकझोर सकता है, कुरेद सकता है, और फिर से आपको वापस उसी आभा और उसी गौरव के पास लेके चलता है जहां से आप अपने आप को हर बार गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हर नौजवान, हर नवयुवक
यह कहती है मैं महामना की मानस पुत्री हूँ, मैं महामना का मानस पुत्र हूँ। दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में ऐसा उदाहरण नहीं बहुत मिलेगा। सुंदर, बहुत सुंदर कहा, बहुत सही किसी कहा। विश्वविद्यालय में दुनिया के ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। आज मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से एक शिक्षक के तौर पे कह रहा हूँ, यह बात मैं विश्वविद्यालय के पूरा छात्र होने के नाते कह रहा हूँ, यह बात मैं भी महसूस कर रहा हूँ। और आज मैडम की प्रज्ञा चक्षु से मैं पुनः महामना का न सिर्फ स्मरण कर रहा हूं बल्कि महामना का दर्शन कर रहा हूं, भाव विह्वल हो रहा हूं। और उसे जब हम सुनेंगे, मैडम की स्मृतियों को सुनेंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि अतीत में जाना सिर्फ पलायन करना नहीं होता, बल्कि भविष्य के मार्ग प्रशस्ति के लिए शक्ति संचय का सबसे जरूरी रास्ता यहीं से निकलता है। बहुत सही कह रहे हैं। यहीं से सीखने की तमाम नवकोपल रास्ते प्रस्फुटित होते हैं और हमारे जीवन में कुछ भी नया होना है, कुछ भी रचनात्मक होता है और हमारे जीवन की सुगमता में उन पगडंडियों का योगदान अगर सबसे अधिक होता है तो निश्चित तौर पे उसके रास्ते अतीत की उन्हीं स्मृतियों से निकल करके आते हैं। आज हम उन स्मृतियों को फिर से सहेजेंगे। मैडम भोपाल से एक विद्वान का आना हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और उनकी विद्वता, उनकी आभा की छटा कुछ ऐसी कि महामना के ऐसे अनन्य मित्र हो गए कि ना महामना का उनका बगैर काम चलता, ना उनका महामना के बगैर काम चलता। पंडित बाबूलाल त्रिपाठी जी हमारे पिताजी, और पंडित बाबूलाल त्रिपाठी जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो तब के कला संकाय में गणित के प्रोफेसर थे, बहुत निकट थे मालवीय जी के। और क्या संस्कृत, क्या हिंदी, क्या प्राकृत, क्या अंग्रेजी, ऐसा लगा जैसे कोई भाषा वैज्ञानिक। एक गणित का प्रोफेसर, हिंदी पे उतनी कमांड, संस्कृत पे उतनी कमांड, रचनात्मकता पे उतनी धार। मुझे लगता है कि शायद महामना की अनन्यता के पीछे, महामना की मित्रता के पीछे यही भाव रहा होगा। अपने भारतीय संस्कारों का बहुत ज्ञान था हमारे पिताजी को। और अभी मैडम बता रही हैं कि भारतीय संस्कारों का किस तरीके से, तो एक तरीके से भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, गणित के साथ साथ, तब सोचिए जब वो कला संकाय में तब का वो विभाग हुआ करता था। और एक तस्वीर मैं आपसे साझा कर रहा हूं, आप देखिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, राजा ज्वाला प्रसाद जी जो उस समय के उप कुलपति हुआ करते थे, और नीचे ये तस्वीर है जो प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बैठी हुई हैं, उम्र के इस पड़ाव पे हैं। मुझे लगता है कि जहां तक अगर मैं सही हूं तो आपका जन्म 1930 में हुआ था। ये बाबूजी की है फोटो, बाबूजी की फोटो भी दिखा दी। और बाबूजी यहाँ बैठे हुए, पंडित बाबूलाल त्रिपाठी। पंडित बाबूलाल त्रिपाठी जी को आप देख रहे हैं, महामना को आप देख रहे हैं, राजा ज्वाला प्रसाद जी हैं, और हम नीचे बैठे। और आप देखिए किस तरीके से आप यहाँ सभी विद्वानों के संपर्क में यहाँ नीचे बैठी हुई हैं। मेरे पिताजी मुझे ले गए थे यहाँ पर मालवीय जी के पास, जब जाते थे पिताजी ले जाते थे मुझे। एलपी चंडोला जी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, बीएन मिश्रा जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर एमबी लाल बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद देखिए एमएम मदन मोहन पंडित मालवीय जी बैठे हुए हैं, केआर गुप्ता जी हैं, इसमें बीबी पुरोहित जी हैं, आईपी गुप्ता जी हैं, जेपी खुलवे जी हैं, एसबी सिंह जी हैं, एसबी प्रसाद जी हैं। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के लोगों के संपर्क और संसर्ग से मैडम का जीवन शुरू होता है। और यह सौभाग्य मैं यकीन के साथ कहूं कि शताब्दियों में किसी को मिलता है। तो इस मामले में मैडम आप सौभाग्यशाली हैं कि आप 1930 में इसी काशी में जन्म लिया और ठीक 20 वर्ष बाद 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आप प्राध्यापक बनी। 6 वर्ष की उम्र में मैडम ने कहा कि जब हमारे पिताजी और राजा ज्वाला प्रसाद जी से फिर दोबारा जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और हमारी मुलाकात हुई तो तब के महामना ने पूछा था कि बेटा बड़े होकर के क्या बनोगी, तुम्हारा नाम क्या है? अन्नपूर्णा। सुना उन्होंने कहा अन्नपूर्णा बेटा क्या बनोगी? एक जवाब था, डॉक्टर बनूंगी। अब देखिए कि किसी के बचपने में उसके भविष्य को पढ़ लेना, अपने मन में उसके लिए कुछ गढ़ लेना, यह महामना ही कर सकते थे। बहुत सही कहा। और इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है कि पूरी भाषा के बंधनों से मुक्त,
क्षेत्रीयता के दायरे से मुक्त होकर के पूरी दुनिया में महामना जहां भी गए वहां से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास का रास्ता खोज करके ले आए। उन रास्तों की लकीरें खींचते 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 काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चौड़ी हुई। वो पगडंडियां फिर से पुष्पित पल्लवित हुई तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई, और पूरे देश दुनिया से उन विद्वानों को ढूंढ ढूंढ करके ले आया जिससे पूरे काशी का महात्म्य, काशी की चिंतन परंपरा, काशी की दर्शन परंपरा जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की एक निधि के तौर पे थी, जिसके साथ वो विश्वविद्यालय को विस्तार दे सके। और तब मैडम अन्नपूर्णा शुक्ला जी को जो महामना ने जवाब दिया वो स्मरण लायक है। हम सभी नौजवानों को स्मरण करना चाहिए। मैम ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी। महामना ने कहा बेटा जब तुम डॉक्टर बन जाना तो इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आना, मैं यही नौकरी दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ नौकरी दूंगा, और तुम फिर नौकरी मत करना, फिर विश्वविद्यालय की सेवा करना। और तब से आज तक प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी उसी सेवा भाव में लगी हुई है। मैं इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परिवार की तरफ से फिर से आपको साधुवाद देता हूँ, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं। मैम आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि 1930 में जब आप पैदा हुई और 1936-37 के बाद जब आपको इन विद्वानों का संपर्क संसर्ग मिलने लगा, तो उन विद्वानों के संपर्क संसर्ग में रहते हुए आपने किस तरीके का अनुभव महसूस किया? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस तरीके का सानिध्य मिलता है। क्या आपकी पूरी परवरिश में, आपके व्यक्तित्व के विकास में पढ़ाई के साथ साथ उस संपर्क और सानिध्य का भी असर रहा, और रहा तो किस तरीके का था? धीरेन्द्र जी, मैं इतनी देर से आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, मैं इतनी भावुक हो गई हूँ कि मैं अपने विचार रखने में भी और भी भावुक होती चली जा रही हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और महामना जी की सारी बातें मेरी ताजी हो गई हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आज मैं उनको अपने सामने देख रही हूँ। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि कैसे मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, मैं किस कारण से किस दिशा में गई। तो ये बहुत ही सुखद वर्णन है जो मैं करना चाहूंगी। मेरी सारी यादें बिल्कुल ताजी बनी हुई हैं। मेरे पिताजी पंडित बाबूलाल त्रिपाठी मध्य प्रदेश में भोपाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, और वो वहां पर इंटर और इंटर करके और फिर बीए करने के लिए वो BHU में आए थे, और यहाँ आने के बाद फिर वो यहीं के हो गए। मालवीय जी से संपर्क उनका हुआ। मालवीय जी ने उनको संस्कृत, हिंदी और गणित 3 चीजों में जो उनकी जानकारी थी उसको बहुत ही ऊंचा पद देते हुए मालवीय जी ने हमारे पिताजी को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी थी। कॉन्वोकेशन होते थे, उसमें बाबूजी को बुलाते थे, संस्कृत का लेक्चर देना है तो वो तैयार करवाते थे। तो जो कॉन्वोकेशन की तैयारियां करनी है, जितनी क्रियाकलाप की एक्टिविटीज थी उसमें मालवीय जी का बहुत भरोसा था, क्योंकि हमारे पिताजी गणित, इंग्लिश और संस्कृत इन 3 सब्जेक्ट में बड़े पारंगत थे। संस्कृत के भी तमाम श्लोक उनको याद थे। कुछ अगर लेक्चर में बोलना था तो हमें याद है अभी मालवीय जी लिखवा के लेते थे और उसको पढ़ के सुनाते थे। तो पिताजी हमारे जो हैं उनका आशीर्वाद हमको मिला, और उनकी वजह से ही BHU में फिर मालवीय जी का आशीर्वाद मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शुरू में इंटर साइंस में छात्रा भी रही, और यहाँ से इंटर साइंस करने के बाद में मैं फिर पटना मेडिकल कॉलेज गई, क्योंकि मुझे ये जिद सवार थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और उस समय मेडिकल कॉलेज नहीं था यहाँ पर। तो पिताजी ने कहा कि हम लोग 8 भाई बहन थे, बड़ा परिवार था, बेटा मेरा सामर्थ्य तो नहीं है लेकिन तुम्हारी इच्छा है, मैं जरूर पूरा इसको करूंगा। और मुझे प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज में शिक्षा दीक्षा मिली, और वहां से जब आई तो प्रोफेसर BM शुक्ला जी से मेरी शादी हो गई, जो यहाँ पर केमिस्ट्री में प्रोफेसर थे और बहुत निकट थे मालवीय जी के वो भी। तो बहुत ही ऐसा कुछ मतलब जीवन का ढर्रा बना जो आज भी मुझे आश्चर्य होता है, जैसे पहले से ही कुछ तय था और उसी रास्ते पे मैं चलती चली गई। और बड़ा सौभाग्य है कि मैं मालवीय जी के चरणों में अपना समर्पण करके अपना जीवन पूरा कर पाई। अब वहाँ पटना मेडिकल कॉलेज में MBBS किया। उसके बाद मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं प्राइवेट जाती या यहाँ अगर BHU में कोई स्थान होता तो मुझे उसमें रास्ता मिलता। तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, पता भी नहीं था, बस ये भगवान ने किया कि एक दिन मुझे सूचना मिली कि गोविंद मालवीय जी ने मुझे बुलाया, जो मालवीय जी के सुपुत्र थे,
और उन्होंने कहा है कि तुमको महिला महाविद्यालय में काम करना है। इसके पहले बचपन की कुछ जो याददाश्त हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे पिताजी बहुत निकट थे मान लीजिए, क्योंकि इनको संस्कृत गणित और गणित, संस्कृत और गणित दोनों की बड़ी मतलब शिक्षा मिली थी, भोपाल से आए थे। तो मालवीय जी संस्कृत के भी कुछ क्रियाकलाप होते थे, श्लोक वगैरह लिखना करना बाबूजी से करवाते थे, और गणित पढ़ाने के लिए तो आर्ट्स कॉलेज में बाबूजी पढ़ाते थे। तो बाबूजी इतने निकट थे मालवीय की कि जब बाबूजी मालवीय जी के पास जाते थे हमको ले जाते थे। हम इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, हमको याद है हम 5-6 साल के थे और मालवीय जी के पास जब बाबूजी गए तो हमको ले गए। तो मालवीय जी के पैर के पास बैठा दिया गया हमें। तो जब फोटो खींच गई तो मालवीय जी ने हमको, उनका स्नेह देखिए कितने स्नेही थे, हमको गोदी में बैठा लिया और पूछा कि बेटी बड़ी होके क्या बनेगी। मैं 5 साल की थी। उनका बाबूजी डॉक्टर बनूंगी। तो कहते क्या है, देखिए उनका ज्ञान और उनका लगाव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उसकी स्थापना, उसको बीज बो के उन्होंने खड़ा किया था। कहते हैं हमसे, कहते हैं उतनी छोटी उम्र में कि बेटा इसी तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, क्या बनोगी। तो हमने कहा डॉक्टर बनना। तो बीएचयू में जितनी शिक्षा उस वक्त पटना जाना था हमको, उसके लिए बाद में गए। तो कहते क्या है कि जब डॉक्टर बनना, मालवीय जी ने कहा हमसे, तो इसी विश्वविद्यालय में आना, मैं तुझे यही नौकरी दूंगा, वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य बन गया। वो आशीर्वाद मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मालवीय जी ने एक छोटी 5-6 साल की बच्ची को कहा कि तू इसी विश्वविद्यालय में आना, तुझे मैं यही नौकरी दूंगा। उन्होंने जो बीज बो के विश्वविद्यालय खड़ा किया था, जिसकी तुलना किसी अन्य किसी संस्था से नहीं की जा सकती है, उनका तो समर्पण ही था ये। तो उनका ये ब्रह्म वाक्य जो है आज तक हमारे दिमाग में शक्ति का स्रोत बना हुआ है, बिल्कुल एकदम। तो पटना मेडिकल कॉलेज गई, वहां से पढ़ाई हुई और आ करके उस वक्त मालवीय जी का देहांत हो चुका था। गोविंद मालवीय जी ने मुझे बुलाया, क्योंकि गोविंद मालवीय जी की जो लड़कियां हैं वो मेरी क्लासमेट थी, स्कूल में पढ़ती थी। तो गोविंद मालवीय जी ने मुझे देखा था, आना जाना था। तो गोविंद मालवीय जी ने मुझे बुलाया एक दिन और कहा कि अन्नपूर्णा, तुमको बाबूजी ने क्या कहा था। मालवीय जी ने हमसे पूछा तो क्या बनोगे, हमने कहा था डॉक्टर बनेंगे। तो उन्होंने कहा इसी विश्वविद्यालय में आना, तुझे मैं यही नौकरी दूंगा। ये मालवीय जी का ब्रह्म वाक्य हो गया। गोविंद मालवीय जी ने बुलाया और कहा कि यहाँ मेडिकल ऑफिसर विमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी में तुम्हें काम करना है और गृह विज्ञान पढ़ाना है। और उन दिनों में अपॉइंटमेंट्स ऐसे होते थे, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा इतनी कम थी कि कोई मिल जाए तो लोग तुरंत अपॉइंट कर लेते थे। कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, बस हमें आदेश मिला तो हमने ज्वाइन कर लिया। उनकी लड़की विभा मालवीय, सुधा मालवीय मेरी बचपन की दोस्त थी, आना जाना भी था उनके यहाँ, इसलिए पहचान गए थे मुझे। तो पहचानना तो दूर है, लेकिन गोविंद मालवीय जी ने किस तरीके से हमको अपॉइंट किया, हमें आज तक आश्चर्य है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं, जबानी हमको बुला के। तो इतने सिंपल ढंग से पुराने जमाने में प्रगति हुई और संस्थाएं आगे बढ़ी, ये हम लोग को नोट करना चाहिए। अब बाद में वही चीज इतनी आगे बढ़ गई कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, इंटरव्यू होगी, उसमें एप्लीकेशन दी जाएंगी, वो जो ठीक है, उचित है, लेकिन ठीक है। उनका मालवीय जी का जो आशीर्वाद था, मालवीय जी ने पूछा था हमसे क्या बनोगी, तो हमने कहा डॉक्टर बनोगी, इसी विश्वविद्यालय में आना, यही नौकरी दूंगा। ये उनका ब्रह्म वाक्य हो गया। ठीक है, भगवान की बड़ी दया हुई कि मालवीय जी के आशीर्वाद से हमने अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया। उन्होंने हमको मेडिकल ऑफिसर विमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी करके अपॉइंट किया और कहा गृह विज्ञान पढ़ाओ। गोविंद मालवीय जी ने कहा हमसे। तो गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए हमने किताब उलाद के दिया। हमने कहा हमको तो बहुत आसान है, इसमें जो कुछ भी पढ़ाना है डॉक्टर बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकता है। इस तरह से महिला महाविद्यालय में प्रवेश हुआ और हमेशा वो गूंजता रहा मालवीय जी का, इसी विश्वविद्यालय में आना, यही नौकरी दूंगा। ऐसे महापुरुष थे। उस वक्त कोई सवाल ही नहीं था कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और ये आशीर्वाद उनका हमारे ब्रह्म वाक्य बन गया। तो विमेंस कॉलेज में एज मेडिकल ऑफिसर, विमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी और लेक्चरर इन डोमेस्टिक साइंस करके हमारा अपॉइंटमेंट हुआ और मैंने सारा जीवन उसी में लगा दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मालवीय जी ने जो आशीर्वाद दिया था वो प्रमाणिक हुआ और मैं विश्वविद्यालय की अच्छा, हमने ये सुना है जी कि महामना जब जीवन के अंतिम दिनों में थे और अभी बातचीत कर ले रहे थे, उस दौरान पंडित बाबूलाल जी उनके पास बैठे हुए थे और उनकी स्मृति में ये था, एक लंबी मुलाकात के बाद भी उन्होंने पूछा कि वो आपकी बेटी जिसका नाम अन्नपूर्णा था वो क्या कर रही है, डॉक्टर बन गई कि नहीं बन गई। इतना याद था उनको। और इन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा कि नहीं, अभी बनने की प्रक्रिया में है। और तब विभा जी और सुधा जी शायद उन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत तेज हैं पढ़ने में और मुझे लगता है कि
अभी सारी चीजें हो जाएंगी। और उसके बाद जब गोविंद मालवीय जी ने आपसे कहा था ज्वाइन करने के लिए, तो शायद ये पूरे परिवार में एक माहौल बन चुका था कि नहीं ये डॉक्टर बन चुकी हैं और बहुत तेज हैं, ऐसे हैं। तो ये गोविंद मालवीय जी की लड़की विभा मालवीय हमारी जी स्कूल की क्लासमेट थी, तो इस तरह से एक दो बार हम गए भी थे, तो पहचानते थे हमको, इसलिए उनकी नजर में थे हम, जी इसीलिए नहीं, कोई और विशेष कारण तो नहीं था इसका। तो हमको आदेश मिला, और उन दिनों में कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होती थी, इतना सरल था अपॉइंटमेंट, क्योंकि विश्वविद्यालय अभी प्रगति के रास्ते पर चल रहा था। तो हमको आदेश आ गया, गोविंद मालवीय जी ने कहा जाओ अन्नपूर्णा, तुमको मेडिकल ऑफिसर वीमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी की जगह पर हम भेज रहे हैं, और गृह विज्ञान पढ़ाना है तुमको, कर भेज दिया। हमारा कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। और ये आदेश हमको उस समय भी याद आया कि मालवीय जी ने कहा था डॉक्टर बनोगी, इसी विश्वविद्यालय में आना, यही नौकरी दूंगा। वो ब्रह्मवाक्य हो गया हमारे लिए। फिर सारा जीवन मैंने वीमेंस कॉलेज में, बहुत ही अच्छा लगा, मालवीय जी की आत्मा का तो आशीर्वाद ये मिलता बतौर था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तौर पे बोस्टशायर के आपके समय क्या थे? उस वक्त समय मतलब कितने बजे तक काम करते थे? नहीं वो कौन सा वर्ष था जब आपने बोस्टशायर में? 1950 में हम क्वालिफाई करके आए, और 1951 में अपॉइंटमेंट हो गया, बिल्कुल। क्योंकि उन दिनों मेडिकल कॉलेज पटना में भी कोई एक्सपीरियंस वगैरह लेने की अभी सुविधा नहीं हुई थी, अभी नया भारतवर्ष आगे बढ़ रहा था स्वतंत्रता के बाद में। तो वहां पर मेडिकल ऑफिसर, वीमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी एंड लेक्चरर इन डोमेस्टिक साइंस कहा जाता था। डोमेस्टिक साइंस कहा जाता था। मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल एकदम। अच्छा, उसी दौरान आपको ये दृष्टि कहाँ से आई कि आपने तब लड़कियों के लिए बातचीत करना शुरू किया और ये कहा कि नहीं लड़कियों का हॉस्टल है, यहाँ पे एक मेडिकल अस्पताल होना चाहिए? उस समय डॉक्टर्स भी होते थे, एमएमबी में डिस्पेंसरी, बड़ी डिस्पेंसरी होती थी, गाड़ी होती थी। नहीं तो वीमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी पहले से एक थी। कमरे में थी जी, और उसमें एक एल्डरली साउथ इंडिया से कोई एक नर्स थी, वही संभाली, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं। तो आपने अपने समय में उसको विस्तार दिया? हमने समय पर विस्तार उसका किया और उसको नया रूप दे करके फिर उसमें डिस्पेंसिंग की जगह, दवाइयाँ रखने की जगह, नर्स लड़कियों को एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट भी हम वहीं कर लेते थे। हम मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजते थे, सुंदरलाल अस्पताल नहीं आना पड़ता था मेडिकल केसेस में। तो वो डिस्पेंसरी हमारे हाथ की स्थापित हुई, आज तक है, क्योंकि जो हॉस्टल के आखिरी अंतिम 3 कमरे थे उसमें डिस्पेंसरी बना दिया था। और बीएचयू का सारा बहुत ही सहयोग मिलता था, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वीमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी हमारी देन है। फिर गृह विज्ञान की स्थापना को उसी में गोविंद मालवीय ने हमको अपॉइंट किया पढ़ाने के लिए, क्योंकि मालवीय जी के समय से था कि गृह विज्ञान कोई डॉक्टर पढ़ाएगा। तो वो गृह विज्ञान विभाग भी हमारी देन है, और उसमें बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और पीएचडी तक का प्रोग्राम वो हमारे द्वारा ही स्थापित हुआ, क्रिएट किया गया और आज तक चल रहा है, भगवान की दया है। तो हमें बड़ा संतोष है कि मालवीय जी ने जो ब्रह्म वाक्य कह दिया था कि डॉक्टर बनना है तो इसी विश्वविद्यालय में आना, यही नौकरी दूंगा, वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य बन गया। इतने महान आदमी थे और बड़ी शांति और बड़ी श्रद्धा है। तब आपने सोचा भी नहीं था कि डॉक्टरी की पढ़ाई करके यहाँ गृह विज्ञान की डॉक्टर बनूंगा? बिल्कुल, हमें गृह विज्ञान हमारा विषय था ही नहीं, बिल्कुल। होम साइंस का पूरा देश का सिलेबस आपने बनाया था? पूरे देश का सिलेबस बना, गृह विज्ञान होम साइंस एसोसिएशन फिर बना, तो उसमें हम भी प्रेसिडेंट रहे, फिर उस सेक्रेटरी रहे और क्या क्या रहे। वो तो मतलब जब सब्जेक्ट डेवलप करता है, लेकिन हमने बिल्कुल जब होम ये वीमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी की स्थापना की, उस वक्त ये नहीं थी वहां पर। बिल्कुल हर एक चीज का क्रिएशन हमारे यहाँ से हुआ। एक कमरा था बहुत पुराना, उसमें एक एल्डरली बुढ़ी नर्स बैठती थी साउथ इंडिया की, वही दवाई सबको देती थी। तो हम पहले मेडिकल ऑफिसर थे जो वीमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी के मेडिकल ऑफिसर करके अपॉइंट हुए थे। और हमारा कंसर्न इससे मेडिकल कॉलेज से रहता, मेडिकल कॉलेज उसमें नहीं था, ये बीएचयू के हॉस्पिटल से रहता था। अच्छा, अगर लड़कियां बीमार देखिए लड़कियां बीमार पड़, ज्यादा बीमार पड़ जाती थी तो हमको जाके वीमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी से अस्पताल में लड़कियों को एडमिट करना पड़ता। तो हमने फिर वहां पर 2 डिस्पेंसरी के, तब जो बिल्डिंग मिली थी हमको वीमेंस हॉस्टल में, उसमें हमने सिक रूम बना, हर एक चीज का क्रिएशन हो रहा था उसमें। सिक रूम बना लिया और फिर उसके बाद लड़कियों को हम मेडिकल कॉलेज नहीं भेजते थे, हमारे यहाँ इलाज हो जाता था। अच्छा, एक नियति ये है हाँ कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की, तब आपने सोचा नहीं होगा कि हमको गृह विज्ञान पढ़ाना होगा, लेकिन नियति एक ये भी है कि तब के गृह ऐसे थे जो विज्ञान से बड़े दूर थे, और उन गृह के साथ, उन घरों के साथ विज्ञान शब्द जुड़ा, और वह विज्ञान धीरे धीरे उन तमाम चीजों से जो मिथकों में थे,
जो लोगों के जीवन में अलग तरीके से जो अंधविश्वासों के थे, उनको तोड़ करके और विज्ञान की उस धारा से आपने उन हर घरों को जोड़ने की कोशिश की है। ये सामान्य चीज नहीं है कि जब हर महिलाएं हर घर परिवार में जागरूक हुई अपनी बीमारियों के प्रति, क्योंकि महिलाओं की तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो अंधविश्वासों में निकल जाती हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति तो गृह के साथ विज्ञान जुड़ना और फिर उस विज्ञान के लिए आपको निमित्त बनना, राष्ट्रीय स्तर पर उसका सिलेबस बनाना, उसका प्रारूप तैयार करना, यह भी एक बड़ी नियति है। नई दिशा थी, नया विषय था और बिल्कुल क्रिएट किया, तो उसको खुद हमने बनाने में खुद अपने को हमने ट्रेन किया कि गृह विज्ञान का प्रारूप क्या होना चाहिए। हमारे पहले एक डॉक्टर जानकी बाई थी जिन्होंने डोमेस्टिक साइंस पढ़ाया था और स्कूलों में भी डोमेस्टिक साइंस पढ़ाया जाता था, लेकिन जब हमने उसको डोमेस्टिक साइंस का नाम होम साइंस दिया, क्योंकि तब तक होम साइंस एसोसिएशन बन गया था पूरे कंट्री में, बड़े बड़े होम साइंस के कॉलेजेस बन गए थे, तो उनसे भी संपर्क हमारा था। तो इसलिए गृह विज्ञान को डॉक्टरी के साथ जोड़ना और जो आधुनिक विज्ञान है या और विषय है जिसमें कि कैसे स्वस्थ रहे लड़कियां, ये उसका प्रारूप था। इसको बिल्कुल क्रिएट करना पड़ा और क्रिएट करके गृह विज्ञान और वीमेंस हॉस्टल डिस्पेंसरी के हम मेडिकल ऑफिसर थे, तो मेडिकल ऑफिसर का भी काम किया और गृह विज्ञान का भी प्रारूप तैयार किया। मुझे लगता है उसको ये रूरल एरिया में भी ले गई थी ना, रूरल एरिया और पूरे वो तो पूरे ह्यूमन कम्युनिटी के लिए, छोटे बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों माने उसमें लड़कियों को ये ट्रेनिंग दी जाती थी इस विषय में कि वो अपने परिवार को कैसे स्वस्थ और सुखी और संपन्न रखें। तो ये बहुत बढ़िया, हमको एज ए डॉक्टर ये विषय बहुत अच्छा लगा पढ़ाना, क्योंकि महिलाओं को ऐसा तैयार करके निकालना। मुझे लगता है कि महामना की दृष्टि उस समय ये रही हो कि आप डॉक्टर बने और यहाँ सेवा दें। शायद वह बीज मालवीय जी के सुपुत्र पंडित गोविंद मालवीय जी में भी था, और जिस तरीके से उन्होंने गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए आपको कहा, मुझे लगता है कि यह भी एक महत्वपूर्ण क्षण था जब पेशे से एक डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा था पूरी दुनिया में, तब पेशे से एक डॉक्टर ने व्यवहारिक तौर पे, सामुदायिक तौर पे, ग्रामीण परिवेश में जाकर के ना सिर्फ डॉक्टरी बल्कि वैज्ञानिकता के साथ साथ बीमारियों को इंट्रोड्यूस करने की, उनसे पहचान कराने की, उनके सिम्टम बताने की, और फिर हर घरों में उस विषय को पढ़ करके थोड़ी बहुत उसके प्रति जानकारी रखने की बातचीत शुरू हो गई। तो ये एक बड़ी अच्छी बातचीत थी। एक संदर्भ आता है कि वोस्टशायर में जब आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी थी, उस दौरान एक बड़ा रिसर्च आपका पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ था। वो रिसर्च था जब आपने बच्चों के लिए जो दवाइयां उस समय बन रही थी, या जो बच्चों के लिए फूड के पैकेट तैयार हो रहे थे, जो बच्चों के लिए न्यूट्रिशियंस आइटम्स तैयार हो रहे थे, जो पैकेजिंग हो रही थी, उसमें जो वैधानिक चेतावनियां थी, आपने उसको कहा कि ये विधिवत पैकेट्स पे अंकित होना चाहिए और उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे आम जनमानस गुमराह न होने पाएगी। तो ये जो रिसर्च थी उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि जिस समय हमने एमबीबीएस किया उन दिनों में तो इतनी ज्यादा हिचक होती थी गार्जियंस को लड़कियों को मेडिकल कॉलेज भेजने के लिए, क्योंकि उन दिनों में वो जो था पेरेंट्स को कि हमारी सुरक्षित रहे लड़की जहाँ पर, तो एमबीबीएस कर लेना ही बहुत बड़ी बात थी। और उसमें आगे क्या अपना कैरियर बनाएंगे ये भी बड़ा कठिन प्रश्न था। लेकिन ये अपने आप भगवान की दया से हमारे दिमाग में आया कि यहाँ तो कोई हायर डिग्री बीएचयू में थी नहीं कोई, तो हम हायर डिग्री लेके कुछ और आगे कुछ नई दिशा में जाएं। तो वहाँ गए यूके में, इंग्लैंड में जा करके वहाँ हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, खाली एमबीबीएस थी, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी उससे पोस्ट ग्रेजुएट करने की। तो वहाँ जा करके हमने मास्टर्स डिग्री और पीएचडी इन होम्स इन मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन में उसमें हमने सब्जेक्ट ऐसा लिया जो कि होम साइंस से फिट इन करता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो ये हमारा टॉपिक था। पीएचडी करने के बाद में, क्योंकि हमने रियलाइज किया कि हम लेक्चरर तो बन गए, अब उस वक्त तो लेक्चरर के बाद रीडर प्रोफेसर की पोस्ट कोई थी नहीं जहाँ बने, अब बाद में 8-10 साल के बाद में रीडर की और प्रोफेसर की पोस्ट आने वाली थी, और हमको पता चला, तो अपने भी हमको ज्ञान हुआ कि यहाँ तो कोई हायर डिग्री है नहीं जो हम कर सके होम साइंस से रिलेटेड। तो हम इंग्लैंड चले गए और वहाँ जाकर के हमने ऐसा कोई टॉपिक लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन स्टार्टिंग फ्रॉम द
बिगिनिंग लाइफ अप टू देयर यंग एज। ये कब की बात है? ये 1969-70 की बात थी, जहाँ पर क्योंकि यहाँ तो कोई सुविधा थी नहीं जिसमें कि हम उस वक्त मेडिकल कॉलेज भी नहीं था जी, कि हम यहाँ कोई अपना टॉपिक यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तब आपके अध्यापन का 20 वर्ष बीत चुका था। और जी। ये मतलब हमारे लिए यही तय करना बड़ा मुश्किल था कि हम अगर आगे बढ़े, अगर लेक्चर से रीडर्स प्रोफेसर बने तो हम करें क्या। तो उस वक्त कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज में नहीं था, तो हमको इंग्लैंड जाना पड़ा और वहां जाकर के हमने ऐसा टॉपिक लिया जो कि गृह विज्ञान से और डोमेस्टिक साइंस और इससे मेडिकल भी सब्जेक्ट से, तो वहां पर से हमने PhD किया, मास्टर्स डिग्री भी वहीं पर से ली हमने PhD करके। और तब हमको ये हुआ क्योंकि हमें ये फिक्र थी कि जब लेक्चर के बाद रीडर की प्रोफेसर आएगी और प्रोफेसर की पोस्ट आएगी तो हमको तो कहेंगे आप तो खाली MBBS हैं, तो वो भी चिंता हमारे जनरेशन को थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो जो उसी की विविध वजह से विषयों के साथ अनुशासन में, ये पिताजी से ही विरासत में मिल चुकी थी, क्योंकि वो गणित के अध्यापक थे, संस्कृत में, अंग्रेजी में, प्राकृत में, हिंदी में वही कमांड था। और हमारे जनरेशन के जितने डॉक्टर थे सबको दिक्कत होती थी उस वक्त, क्योंकि कोई रास्ते नहीं थे कि MBBS के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेकर के उसमें पोस्ट ग्रेजुएट करें और अपने को फिट इन करें होम साइंस में। तो वहां गए तो हमने एडमिशन लिया ऐसे सब्जेक्ट में जो कि गृह विज्ञान में पढ़ाते भी हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट था। उसमें हमने PhD किया और मास्टर डिग्री भी वहीं की। बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमको अपने करियर को आगे बढ़ाने में, और भगवान की दया से फिर निश्चिंत हो गए कि अगर, क्योंकि ये चिंता थी कि अगर लेक्चर से रीडर्स प्रोफेसर की पोस्ट आएगी तो हम कैसे अपॉइंट होंगे, ये सब प्रश्न उठने लगे थे। तो फिर हम लोग इस जनरेशन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपने करियर को आगे बढ़ाने में। आसान नहीं था बिल्कुल, एकदम सोचना पड़ता था कि क्या करें ताकि हम को ये ना कह दिया जाए कि आप तो क्वालिफाइड नहीं है। तो हम इंग्लैंड गए, वहां जाकर के हमने PhD किया और PhD कर देने के बाद हम निश्चिंत हो गए कि अब हमारे मतलब कम से कम इज्जत पर सवाल नहीं उठेगा कि MBBS करके लेक्चर तो बन गई, अब आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमको बढ़ना जरूरी था, लेकिन ये कि ये कह के न हटाया जाए कि आपके पास तो योग्यता नहीं है। तो उस जनरेशन के हम हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत कठिनाइयां फेस करना पड़ता था आगे बढ़ने के लिए और रास्ते नए पकड़ने के लिए। नहीं, ये हम और वहां पर भी जो रिसर्च हुई गृह विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि हमारी वहाँ प्रोफेसर थी जो मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर हमने PhD के लिए अपने को रजिस्टर किया। हाँ, शार्लेट एंडरसन। तो हमको बहुत ही मतलब संघर्ष करना पड़ा हमारे जनरेशन के लोगों को, जिनके लिए रास्ते खुले नहीं थे। कितनी कठिनाई से, उसका ज्वलंत उदाहरण हमें कि हमको ऐसा टॉपिक लेना पड़ा जो गृह विज्ञान में भी था, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग ब्रिटिश चिल्ड्रन। अब वो जो हमने स्टडी की उससे भी तहलका मच गया, पूरी सारी दुनिया में सारा रिसर्च पेपर गया तो हंगामा मच गया बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं जिनको पैदा होने के बाद फीडिंग दी जाती है तो 1 महीने 2 महीने के बाद ही उनको सॉलिड फूड, अंडा वंडा सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। हमारी स्टडी से प्रमाणित हुआ कि ये बहुत गलत है। और गृह विज्ञान में भी हमको ये पढ़ाना होता है कि बच्चे जब ग्रो करते हैं तो उनको क्या देना चाहिए। तो PhD का टॉपिक हमारे वहाँ पर जो प्रोफेसर थी वो बर्मिंघम में, उन्होंने खुद टॉपिक हमको दिया था, स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग ह्यूमन बेबीज। तो उसे PhD करके भगवान की दया से जब हम आए वहां से तो हम निश्चिंत हो गए कि अगर ये हमको नहीं फेस करना पड़ेगा। ये नहीं था कि उसके पीछे हम कोई परेशान थे, लेकिन सम्मान का सवाल था। उस रिसर्च पेपर को लेकर के बाद में आपको भी कुछ प्रूफ करना पड़ा। हाँ, नहीं तो MBBS करने के बाद जब ये बात उठी और आपने और कैसे हमारे कर दिया, कैसे लिख दिया। तो अब हम हमारी जनरेशन में यही आप लोगों को देखते हैं तो कितना संघर्ष करना पड़ता था। उसके बाद आसान हो गया कि ये करो ये करो ये करो, इसमें क्वालिफाई करो। हमको नए दिशा में ढूंढना पड़ा कि हम क्या करें कि अगर MBBS करने के बाद हम लेक्चर बन गए तो अब रीडर और प्रोफेसर बनाने में ये न कह दें कि आप तो PhD नहीं है, आपको तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये भी सवाल सब उठ गए थे ना उस वक्त। तो बहुत संघर्ष करके हम लोग को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनाने पड़े और भगवान की दया से बहुत अच्छी तरह बन गए, क्योंकि हमने लिया फीडिंग पैटर्न ऑफ ब्रिटिश बेबीज। तो उनके पैटर्न में काफी खराबियां मिल गई हमको और उसको कैसे ठीक करें ये हमने हमारी स्टडी से प्रमाणित हुआ। तो वहाँ इंग्लैंड में भी हंगामा मच गया कि some Dr. Shukla has come who says that feeding pattern of British babies is very harmful. तो वहाँ की जो प्रोफेसर हमारी थी शार्लेट एंडरसन, अरे वो तो इतनी खुश हुई कि हमारी स्टडी से हंगामा मच गया वहाँ पर भी। उसमें जो की आइडिया था जो नाना ने बताया था अन्नप्राशन कि 6 महीने तक मदर्स मिल्क पे रहना चाहिए। वहाँ पर बच्चा पैदा हुआ नहीं कि वो लोग तो ये देखते थे ना कि इंडिया में बच्चे मैलनरिस्ट हैं, तो वहाँ ये जल्दी जल्दी खाना दो, जल्दी जल्दी उन लोगों को खिलाओ। तो ज्यादा खिला खिला के बच्चों को ओबेसिटी होने लगी। अभी 3 महीने 4 महीने से ये अंडा मांस मछली सब कुछ देना शुरू कर दिया था लोगों ने। हमारी स्टडी से प्रमाणित हुआ
कि बहुत हार्मफुल है वो, और उससे हंगामा मच गया वहां पर। हमको भेजा गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह में कि हम अपना प्रेजेंटेशन दें, तो हमारी स्टडी से प्रमाणित हुआ, हाँ, प्रमाणित हुआ कि ह्यूमन बेबीज को मदर्स मिल्क पर ही रहना चाहिए कम से कम 6 महीने तक। और हमने उसमें लिखा है अपने रिसर्च के कि हमारे यहाँ अन्नप्राशन का जो नियम है वो बहुत साइंटिफिक है। हमारे यहाँ अन्नप्राशन 6 महीने के पहले सिवाय माँ के दूध के और सिवाय गाय के दूध कुछ नहीं दिया जाता है। तो वहाँ हमारी स्टडी का जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पर चला गया। पता नहीं कितने लोग वहाँ आने लगे कि हमारी स्टडी से ये कैसे प्रमाणित हो रहा है। और वहाँ के बच्चों को लोग मीट, अंडा, सब कुछ 1 महीने 2 महीने के बाद ही हमारे डर के कि पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में लोग मैलनरिश्ड हो रहे हैं, तो हम लोग बच्चों को सब कुछ खिलाएं। तो हमारी स्टडी से प्रमाणित हुआ कि वहाँ के बच्चों को बहुत ही हानिकारक वे में डेवलप किया जा रहा है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो वो भी स्टडी भगवान दया से बड़ी इंपॉर्टेंट हुई और उनको भेजा गया। जा करके हमने पेपर प्रेजेंट किया, वहां पर भी बड़ा हंगामा मच गया कि एक पिक्यूलर लेडी डॉक्टर आई है जो कह रही है कि जो ब्रिटिश बेबीज का पैटर्न है फीडिंग का वो बहुत रॉन्ग है, बहुत हार्मफुल है। और हमारी स्टडी के बाद में सब बंद हो गया बिल्कुल लोगों का। और ये हुआ कि मदर्स मिल्क ही देना है, क्योंकि मदर्स मिल्क को लोग समझते ही नहीं थे कितना इम्पोर्टेंट है। वो तो बड़ा रिवोल्यूशनरी रहा बिल्कुल भगवान की दया है। तो उसमें ये प्रमाणित हुआ कि हमारी जो संस्कृति है जिसमें अन्नप्राशन करते हैं, कहीं हमने लिखा है अपनी थीसिस। अच्छा, भारत में उस दौरान स्त्रियों के संदर्भ में इतनी खुल के चर्चा नहीं होती थी। एक दिन बातचीत करते हुए आपके बारे में आपके किसी सहकर्मी ने बताया कि मैडम बड़ा बेबाक थी और बोल्ड थी उस जमाने में, जब स्त्रियों पे चर्चा नहीं होती थी, बातचीत नहीं होती थी। तब इंग्लैंड में भी उन्होंने महिलाओं से ये कहा कि नहीं, ये फिजिक और फिगर से अलग होकर के कम से कम जब आप बच्चा पैदा करते हैं तो उसके लिए फीडिंग का भी ख्याल करें और आप उसको फीडिंग कराएं। तो वो जो एक कल्चर था वेस्टर्न का, उसे इंडियन कल्चर के साथ जोड़ करके उन लोगों को फिर उसमें ढालना, वो कितना चुनौतीपूर्ण था? बहुत नहीं, तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम इंडियन कल्चर को ही हाईलाइट करेंगे। हमारे दिमाग में आया कि हम अपने यहाँ देख रहे हैं कि 6 महीने में अन्नप्राशन हो रहा है, वहाँ 1 महीने के बच्चों को मीट, फिश, एग्स वगैरह सब खिलाया जा रहा है, बेबी फूड्स दिए जा रहे हैं। और उसका नतीजा रहा कि बच्चे ऐसे मांस उनका यहाँ लटक जा रहा है, फैट लटक जा रहा है, इतने मोटे हो जा रहे हैं और उनको दुनिया भर के किडनी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हमको तो लगा ही तो बड़ा हानिकारक है। तो वहाँ बड़ा रिवोल्यूशनरी हमारा मैंने हंगामा मच गया वेस्टर्न वर्ल्ड में। एकदम लोगों ने ये समझा, क्योंकि बड़ी आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन हमारी स्टडी से निकली कि हमारा जो अन्नप्राशन का जो नियम है वो कहीं ज्यादा साइंटिफिक है। और ये जो यहाँ दे रहे हैं कि 1 महीने के बच्चे को मीट, फिश, एग्स वगैरह सब खिला, क्योंकि डर था उन लोगों कि इंडिया में बच्चे मैलनरिश्ड हैं तो वहां भी हो जाएंगे जी। तो उस चीज को तोड़ा बिल्कुल हमारी स्टडी में बिल्कुल। और ये प्रमाणित हुआ कि जो इंडियन सिस्टम है वो कहीं ज्यादा हाइजीनिक है, कहीं ज्यादा साइंटिफिक है, कहीं ज्यादा लाभदायक है, जो कि वेदों से आता है। जो वो हमारी स्टडी में हमने लिखा है बिल्कुल। और उसको प्रमाणित करने के लिए फिर हमने कहा फर्दर वर्क करेंगे हम इंडिया जाके। और तो मतलब इस स्टडी पर फिर बाद में बहुत काफी रिसर्च भी हुई। तो ये एक रिवोल्यूशनरी बिल्कुल एकदम स्टडी वहां पर प्रमाणित हो गई कि मैडम शुक्ला ने जो कुछ भी स्टडी की है उससे प्रमाणित होता है कि ब्रिटिश बेबीज जो है ओवरफेड है, ओबीज हैं, वो जल्दी मरेंगे, उनको हार्ट डिजीज हो जाएगा, उनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हंगामा मच गया था वहाँ एकदम। और पता नहीं कितने हमारे पास प्रेस के लोग आ गए पूछने के लिए कि आपने ये स्टडी क्यों किया, इससे क्या आपको क्या आइडिया मिला और अब इससे क्या तो वो गांधी जी की स्मृति जो आपके मन मस्तिष्क में, गांधी जी के कॉन्वोकेशन में जब आए थे, हम बहुत छोटे स्कूल गोइंग एज में थे, तो उन्होंने जो भाषण दिया था वो आज भी हमको याद है बिल्कुल। जिस तरह के भाषण देते थे तो मन मोहित तो हो ही जाता था और मतलब आंख में आंसू भी आ जाते थे। तो उनकी जो भावनाएं हैं वो तो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। तो उस समय ये था कि अब तो भारतवर्ष गुलामी के जंजीर से निकल करके स्वतंत्रता की तरफ जा रहा था। तो उस वक्त हर दिशा में इसी की धूम मची थी कि हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए। उस समय भारत छोड़ो का नारा देने के बाद गांधी जी की भी धूम अलग तरीके से मची हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वतंत्रता संग्राम में हमने प्रभात फेरी वगैरह बीच में होती थी, हम स्कूल के गोइंग चाइल्ड थे,
जाते थे तो वो भी अलग अनुभव है बिल्कुल एकदम जी। और मालवीय जी का भी मतलब अरे गांधी जी का भी हमको सौभाग्य मिला पैर छू के आशीर्वाद लेने का बिल्कुल एकदम। उसके बाद फिर कभी आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बाकी गांधी को नहीं देखा? नहीं उसके बाद कहाँ देखा मैं, नहीं। नहीं उसके बाद कहाँ देखा, वो तो उसके बाद बहुत जल्दी तो चले गए बिल्कुल। और 45 तक तो महामना लगातार मतलब तब इतने अस्वस्थ जरूर हो चुके थे लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते, तो क्या ये जो 15 वर्षों का तब आपके अंदर उतनी चेतना आ चुकी थी, बातचीत करने की समझ हो गई थी और ये पता चल गया था कि हमारे जो रीति रिवाज है अन्नप्राशन, हमने अपनी थीसिस में लिखा है कि अन्नप्राशन 6 महीने में होता है हमारे भारतवर्ष में, वो कहीं ज्यादा साइंटिफिक है और कहीं ज्यादा लाभदायक है क्योंकि 1 महीने के बच्चों को यहाँ जो हमारे यहाँ जो मेल न्यूट्रिशन और कमजोरी हो रही थी तो विदेशों में लोग डर गए थे कि जहाँ पर पॉवर्टी है वहाँ बच्चे मेल नरिशमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग 1 महीने से खाना देना शुरू कर दें। तो अंडा मांस मछली सब कुछ बच्चों को दे करके नतीजा क्या हुआ कि ओबेसिटी हो गई, यहाँ पर चर्बी मैं लटक ये गई। कह रहा था कि बचपन के दिनों में तब आपकी आयु 15 वर्ष की हो चुकी होगी, लगभग 45 के आसपास में, जब आप 30 में हुई, आज मेरे ख्याल से 30 91-92 साल की उम्र हुई आप, 91 हो गई, 91 वर्ष। और उस दौरान उतनी चेतना आ चुकी थी कि जब चीजों को समझा जाए, देखा जाए और जाना जाए। तो पिताजी के साथ परिसर में कभी भ्रमण करते हुए या परिसर में कभी भी पिताजी के साथ आप गई हैं, तो उस समय विश्वविद्यालय में जो कुलपति होता था, विश्वविद्यालय में जो शिक्षक होता था, विद्यार्थियों से और शिक्षकों से, प्रशासनिक अधिकारियों से और विद्यार्थियों से, कुलपति से, वो किस तरीके का संवाद था, खुलापन किस तरीके का था और महामना को आपने किन किन रूपों में देखा है? सबसे पहली चीज है उस वक्त की संस्कृति दूसरी थी जी। वो संस्कृति अब लुप्त हो गई है, उसका अब देखने को नहीं मिलती है बिल्कुल। तो उस संस्कृति के जो अच्छाइयाँ थी वो तो अपनी जगह थी, सम्मान अपने टीचर्स को देना, अपने गुरु को देना, अपने कुलपति को देना, अपने प्रशासक लोगों को देना, उस वक्त सिंपल एटीट्यूड। और हम लोग स्वतंत्रता संग्राम झेल के आगे बढ़ रहे थे तो उस वक्त मानसिकता बिल्कुल अलग थी। हाँ, बाद में मतलब हालांकि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जो वाइस चांसलर आए थे सबका हमने देखा, उनके समय भी इनकलाब जिंदाबाद और मतलब मूवमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स वो चलता था बिल्कुल, ये तो हमेशा चला है, लेकिन इतनी कठिन नहीं थी, ये इतना कठिन नहीं था और वो लगता था कि जो कह रहे हैं बच्चे ठीक कह रहे हैं। उसके बाद जो है वो खाली उसमें लगा कि एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर के दूसरी पॉलिटिक्स उसमें आ गई है, किसी का ग्रुप है उसे उसको नीचा दिखाना, तो वो गंदगी जो आ गई बाद में, वो बड़ा दुर्भाग्य। ये गंदगी आपकी स्मृति में कब ये से आनी स्वतंत्रता शुरू हुई? संग्राम के बाद में जब हम लोग कुछ सेटल कर गए उसके बाद ही कुछ ही सालों में शुरू हो गई थी, क्योंकि ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है भारतवर्ष में कि आपस में ईर्ष्या और सही दिशा में चलना, ये सब चीजें जो है इस पर हमेशा आघात होता रहा है ऐसे लोगों का जो कि सही दिशा में नहीं सोच सकते थे। लेकिन अब तो बहुत संभल गया है, काफी पहले। आप महिला महाविद्यालय में थी तब छात्र संघ का चुनाव भी इस परिसर में होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ऐसी महिला का नाम जो महिला महाविद्यालय से निकल करके छात्र संघ के चुनाव में बड़ी सक्रिय भागीदारी निभाई हो, किसी पद पे पदाधिकारी हुई हो और आज कहीं आपकी स्मृति में हो कि नहीं वो है? और वो तो है नहीं जी, वो एक तो प्रिंसिपल थी, अब नाम ख्याल नहीं आ रहा हमको, बहुत एक्टिव थी वो और हर जगह तो उनका ये रहता था। और हमारे समय हम भी जब प्रिंसिपल बने तो पार्टिसिपेट तो हर एक एक्टिविटी में करते थे जी। और हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि लड़कियों को भी टीचर्स को भी सुरक्षित होके जाना है, सुरक्षित होके आना है, तो ऐसी कोई दिक्कत महिला महाविद्यालय के प्रशासन में नहीं हुई। जी, किसी तरह से साधारण ढंग से वो जो होते हैं मूवमेंट पूरे बीएचयू में, तो उसमें लड़कियां भी भाग लेती थी, तो उस वक्त तो हम बराबर प्रशासन में थे, देखा हमने कि कंट्रोल हम लोग का इतना अच्छा डिसिप्लिन वीमेंस कॉलेज में रहता था कि तब बच्चे भी लिहाज करते थे बिल्कुल एकदम। तब में और आज की बच्चों में और यहाँ का वातावरण क्या अभी संस्कार भी नहीं, अधिक वातावरण तो अब भी मालवीय जी ऐसी व्यवस्था कर गए हैं वीमेंस कॉलेज की और पूरे कॉलेज की, पूरे विश्वविद्यालय के और संदर्भ फिर में अपनी कल्चर भी बहुत मदद करती है हमको कंट्रोल रखने में अपने ऊपर, जैसे पूरे विश्वविद्यालय का जो क्योंकि घर में भी और अपने प्रशासन में भी टीचर्स में भी सब में वो अभी तक भारतीयता तो है ही, भारतीयता तो। अच्छा, एक बात आपने कहा कि अब वो बच्चों में जिस तरीके का संस्कार हम लोगों के समय में था वो गिरावट आई है, क्या वो गिरावट शिक्षकों में भी है?
जनरल तो गिरावट तो आई है, लेकिन बीएचयू फिर भी संभला हुआ है, संभला हुआ। फिर भी संभला, और जगह से बहुत सही है बिल्कुल। यहाँ पर वो ऐसी व्यवस्था बन गई, ऐसी परंपराएं बन गई हैं जिनको नष्ट करना आसान नहीं है, और न कर सकते हैं लोग, क्योंकि अगर थोड़े से लोग बहक गए तो सही लोग जाता है, ऐसी बात है बिल्कुल। आज अगर आपको संदेश या देना हो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चों को, और ये कहना हो कि नहीं विश्वविद्यालय की गरिमा को और किस तरीके से शीर्ष पर ले जाया जा सकता है, तो आप क्या संदेश एक ही इसका उत्तर है कि हमारी परंपराएं जो है, जिसमें हम लोगों को सिखाया जाता है कि महिलाओं का क्या सही बर्ताव होना चाहिए, लड़कियों का, बच्चियों का, लड़कों का क्या होना चाहिए, हमारी परंपराएं क्या है, और यहाँ बीएचयू में अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना, उसको अपने जीवन में उतारना आसान है, क्योंकि मान लीजिए ऐसी परंपरा छोड़ गए हैं। यहाँ पर जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें हर जगह हमारे जो मूल्य हैं, भारतीय मूल्य, उनको सुरक्षित रखना, उनको उनका पालन करना, और उस पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाना, ये अपने आप आ रहा है। हमारे विचार से यहाँ खराबी नहीं आई है। अब जैसे यहाँ से कंपेयर करें दिल्ली में तो बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। तो इस तरह से यहाँ की परंपराएं, जो माली जी का आशीर्वाद कुछ है, और उनके जो प्रयास थे और जो परंपराएं छोड़ गए हैं, वो अभी भी वैसे ही देखिए सब हमारी क्रिया चल रही हैं, उसका बहुत असर पड़ता है। यानी हम आपके शब्दों में ये कहें कि हमारे भारतवर्ष में हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम बीएचयू में हैं, और बीएचयू में जो हमारी पुरानी परंपराएं सुरक्षित हैं, उससे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक सब पर असर पड़ता है। गिरावट अगर आई भी है तो ठीक हो जाती है, खराब नहीं जाता है बिल्कुल। यानी हमने ये कहा कि पूरी दुनिया के जो विश्वविद्यालय हैं, खास करके भारतीय संदर्भों में अगर हम देखें, तो उनकी तुलना में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी पूरी परंपरा को सहेज कर रखा है। इससे बहुत संतोष है हमको। महामना ने जो विरासत छोड़ी है उसको सजोए रखा है। भारतीय संस्कृति और पॉलिटिक्स तो हर जगह गंदगी फैला देती है, वो तो गलत चीज है बिल्कुल, उसको समझते भी लोग, तो जो गलत समझने वाले लोग ज्यादा है यहाँ। इतनी गिरावट नहीं आ गई है कि इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड हो गया है, इतना स्वार्थी एटीट्यूड हो गया है, इतनी चारित्रिक गिरावट आ गई है कि हम लोग बह जाए, ऐसी बात नहीं। यहाँ की परंपराएं फिर भी भगवान की दया से बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है। तो आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपने नवनिहालों को देख करके आपका मन गदगद है? बहुत संतुष्ट है। और मन का ये कहना है कि अन्य जगहों की तुलना में अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में है, तुलना ही नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति। जिस विरासत को महामना छोड़ गए थे, उस विरासत को, भारतीय संस्कृति की परंपरा को, उस लोकतांत्रिकता का भान हमें है, और हमने अब भी महामना के उसी मानस पुत्र की तरह उसको बचाने में, उसको और आगे बढ़ाने में हमारा जो योगदान हो सकता है, हम उस पे लगातार कर रहे हैं। और गिरावट नहीं आने देना चाहिए, क्रियान्वित कर रहा है। तो निश्चित तौर पे आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का शीर्ष है, और निश्चित तौर पे यह माथे का मुकुट बन करके अनवरत, जब तक यह सृष्टि की संरचना होगी तब तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिरमौर होगा। यह शुभकामना। आपकी ये जो भावना है उसको हम 100% कह रहे हैं, दिल से हम कह रहे हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग बीएचयू से अटैच्ड हैं, बीएचयू में हैं। आप जाइए दिल्ली में, देखिए क्या हालत है। मैंने शाम होती है और कहना नहीं चाहिए, हाथ में हाथ डाल करके लड़के लड़कियां घूम रहे हैं सड़कों पर, ऐसा कहीं देखा बीएचयू में आपने? इतनी स्वतंत्रता तो नहीं है ना, बिल्कुल। कोई अपनी परंपराएं, कोई अपना चरित्र, कोई अपने पर जो व्यवहार होना चाहिए, कहाँ रह गया है। और जगह बहुत गिरावट आ गई सब जगह, लेकिन यहाँ कुछ मालवीय जी का प्रभाव है, कुछ यहाँ के सब लोगों का प्रयास है, जिसकी वजह से हमारी परंपराएं सुरक्षित हैं अभी भी। अगर कहीं कुछ एकाध केस हो गई तो कुछ तो खराबी आई जाती है समाज में, कहीं ना कहीं खराब अच्छे लोग सब जगह, लेकिन फिर भी बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारी परंपराएं बहुत सुरक्षित हैं और बची हुई हैं अभी। इसके लिए हमको मालवीय जी की आत्मा का आशीर्वाद लेकर के उनका नमन करना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा है, बिल्कुल। और जगह तो हमने देखा है तो घबरा जाता है जी देख करके, क्या हालत है बिल्कुल। आज जो पूरा छात्र आपको सुन रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो आपको सुन रहे हैं, अगर आप उनको आशीर्वाद देना चाहें तो? आप बच्चों को हमें यही आशीर्वाद देना है कि अपनी भारतीय संस्कृति अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना कहीं किसी भी देश से, किसी भी संस्कृति से नहीं की जा सकती है। उसका सम्मान करना, उसको व्यावहारिक जीवन में उतारना और अपने जीवन को सफल बनाना, शुद्ध बनाना और प्रसन्न रहना, और अपने जीवन में ये संतोष पाना कि हम लोगों ने एक अच्छा जीवन बिताया,
अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, ये भावना यहाँ बनी हुई है। ये हम इसको ये हम पूरा जोर देके कहेंगे कि अब इसका मिलान अगर दिल्ली से या और देश के जितने हैं किया जाए तो बहुत कम विद्या उनकी कृपा है बिल्कुल, और इसको प्रिजर्व करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सुन रहे थे, आपने बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा, आभार। और हम ये अपने दिल की बात कह रहे हैं जी। हम वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, शाम को वहां पर हाथ में हाथ डाल कर, ये तो नहीं देखते हैं हम कहीं कि लड़के लड़की घूम रहे हैं फ्रीली, तो कोई चरित्र रह नहीं गया बेटा, कोई नहीं रह गया कहीं। चलिए, और चले जा रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितनी बर्बादी हो रही है, नहीं समझ रहे हैं। मैम आप इस बात को देखते हैं कि माली यहाँ पर माली जी के आत्मा का प्रभाव है, इस संस्कार पे बचेगा। मैम आपका बहुत बहुत आभार। आपको आशीर्वाद, आपने हमें आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद। आइए आपको भी ये आशीर्वाद, मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये आशीर्वाद पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार को है। मैं पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से जिम्मेदारी के साथ आपका यह आशीर्वाद लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जा रहा हूँ, और विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही यह आशीर्वाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार के उन सभी लोगों को दूंगा जो आशीर्वाद आपने हमारे साथ भेजा है। और मैं महामना का स्मरण करते हुए, बाबा विश्वनाथ का स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए ये निवेदन करता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिन संस्कारों की आप बातचीत कर रही हैं, जिस विरासत की बातचीत कर रही हैं, जिस भारतीयता की बातचीत कर रही हैं, जिस संस्कृति की बात कर रही हैं, उस संस्कृति, उस विरासत, उस वैभव के साथ, सृष्टि की संरचना के साथ यूं ही सबका सिरमौर बना रहे। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पूरा छात्र प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, चेयरमैन, हमारी मार्गदर्शिका प्रोफेसर सुशीला सिंह मैम, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें और हम प्रणाम करती हूँ। ये एक अतीत की स्वर्णिम अतीत के पटल पर हम थे। मैडम प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी ने मालवीय जी महाराज से जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एक भारतीय मूल्यों, चारित्रिक उत्थान और एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण में उनका भी, प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी जैसे हमारे जो शिक्षक और छात्र छात्राएं जुड़ी रही, उनका योगदान रहा है। जितनी बातें सुनी तो ऐसा लग रहा था कि अतीत में महामना की जो परिकल्पना थी, आज पूरा का पूरा देश और अंतरराष्ट्रीय पटल उसी मूल्य परक शिक्षा की तरफ जा रहा है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि महामना के जो विचार, जो उनकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से जो संदेश उन्होंने दिया कि आगे का भारत कैसा हो, आगे के भारतवासी कैसे हो, न केवल भारत कैसा हो परंतु विश्व पटल पर शिक्षा किस तरह की हो, इसका भी संदेश महामना, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के इस कर्म भूमि से जाता है। और भविष्य का निर्धारण, मानव भविष्य का निर्धारण की एक आधारशिला जिसको हम मानते हैं, ऐसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई महामना जी से
जुड़ी हुई प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी को सुनकर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं पूरा छात्र प्रकोष्ठ की तरफ से, पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे अपने सभी पूरा छात्र जो देश में और विश्व के विभिन्न देशों में अपना महामना का संदेश इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ले जा रहे हैं और हमसे जुड़े हैं, आज मैडम को सुन पाए होंगे और एक बार पुनः समर्पित होकर विश्वविद्यालय के प्रति, देश के प्रति और मानव निर्माण के प्रति अग्रसर होते हुए अपनी भूमिका आगे, जिसको कहते हैं ना, श्री अरविंदो ने कहा था कि ये तो एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ का क्षण है, तो महामना उसी के दैदिप्यमान, जिसको आप कह सकते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और आज अन्नपूर्णा मैडम को सुनते हुए बार बार यही ध्यान आ रहा था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय आगे चलकर मानवता को नया रास्ता देगा। हमारे युवा छात्र छात्राओं का भविष्य उन्हीं के हाथ में है, देश का भविष्य, विश्व का भविष्य सब उन्हीं के हाथ में है। और आपका जो आशीर्वाद मिला है हमारे छात्र छात्राओं को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, उससे आगे मार्गदर्शन होगा। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुमूल्य समय लिया मैडम, आज आपने इतना समय देकर बहुत अनुग्रहित किया। आपका पुनः पुनः अभिनंदन और पुनः पुनः सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद और इसी तरह से अच्छे काम में जीवन बीते, बस यही हमें कहना है। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा तुम्हारा। आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत आभार मैम। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवसर उपलब्ध कराया डॉक्टर